I'm really honored and delighted that I have not had to organize even one program for my book release. Normally क्या होता है कि ऑथर को खुद अपना बुक रिलीज पे फंक्शन करना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है और सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग संस्था, अलग अलग ग्रुप इसका रिलीज़ कर रहे हैं। बेंगलोर में ही 3 इवेंट हुए, कल त्रिवेंद्रम में थी, उससे पहले अहमदाबाद में थी, दिल्ली में हुआ, अभी बड़ौदा में होने जा रहा है, उसके बाद बम्बई में वगैरह वगैरह ये चले जा रहा है। और मुझे खुद इस किताब को पहुंचाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। दूसरा कि दिल्ली में तो मीडिया कवर नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी दिल्ली का मीडिया सिर्फ गाली ही देने में इंटरेस्टेड है। इससे पहले कि मैं अपनी बात बताऊं, ये कैसे किताब लिखी गई, क्या अध्ययन है इसमें, मुझे आपने जब ये फूल दिए, हिंदी में ठीक है चलेगा जी, जब फूल दिए तो मुझे याद आया कि आप सबका जो हीरो नरेंद्र भाई हैं, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर बनते ही एक ये बात सबको बताई। कोई भी आता था उन्हें फूल लेके, या सरकारी फंक्शन में भी क्या होता है, कोई जाता है तो उसको फूल दिए जाते हैं। तो उन्होंने एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि ये फूल अगर तुम मुझे देते हो या मैं किसी को देता हूँ तो एक दिन में ये बेचारे फूल कूड़े की टोकरी में चले जाएंगे। तो गुजरात सरकार क्या देती है मालूम नरेंद्र मोदी ने क्या शुरू किया? गैस करो, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। गैस करो क्या? प्यार तो किताब दे। वो खुद भी लोगों को बोलते मुझे कुछ देना है, किताब दो, ताकि मैं पढ़ के 10 और लोगों को मैं बांट सकता हूँ, किसी लाइब्रेरी को दे सकता हूँ। और साथ में एक खादी का रुमाल या छोटा सा खादी प्रमोट करने, क्योंकि महात्मा गांधी से बहुत गहरे रूप से उनका घनिष्ठ संबंध है। और मैं जब अपनी बात पूरी करूंगी तो तब आपको हैरानी नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अगर इस देश में महात्मा गांधी की जो सबसे अच्छी बातें, अच्छे संस्कार हैं, अगर कोई समझता है, उसको आत्मसात किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वो शायद नरेंद्र मोदी। मेरे दोस्त जो दिल्ली में है, क्योंकि मैं तो लेफ्टिस्ट सर्कल की उपज हूँ, मेरे दोस्त बहुत से, मेरे कॉलीग्स बहुत से मुझसे आज बात भी नहीं करते हैं, बहुत मोटी मोटी गालियाँ देते हैं जब मैं ये बात करती हूँ। पर जो मैंने बात आपके सामने रखने जा रही हूँ, और या जो इस किताब में जो लिखा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है। कहीं भी इस किताब में मधु किश्वर नहीं कहती कि मैं सोचती हूँ नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, ऐसा नहीं। ये 15 महीने लगातार मैंने गुजरात का अध्ययन किया, लोगों की बातें सुनी, इसलिए किताब का शीर्षक मोदी, मुस्लिम्स एंड मीडिया, वॉइसेस फ्रॉम नरेंद्र मोदीज़ गुजरात। मधु किश्वर की आवाज़ नहीं है, और ख़ासकर मुसलमानों की आवाज़ें हैं, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी। अब मैंने ये अध्ययन क्यों शुरू किया, मैं थोड़ा उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। जब 2002 के दंगे हुए, उससे पहले भी देश में हमें पता है सैकड़ों हज़ारों दंगे हो चुके हैं, और ज़्यादातर कांग्रेस के शासन में हुए हैं। मैंने खुद बहुत से दंगों की तहकीकात की है। 1984 के दंगे में दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो रिलीफ कैंप्स में गए, सड़कों में बचाने की कोशिश की, अपने मोहल्ले में सिखों को बचाने की कोशिश की, और वो सब जो अनुभव था, सड़कों पे क्या हो रहा है, कैसे कांग्रेसी नेता सड़कों पे आके गुंडा ब्रिगेड को लेके सिखों के घर जलवाए, ये मेरे आंखों देखी बातें हैं सारी। जो मैंने तब भी रिपोर्ट लिखी थी, गैंगस्टर रूल, द मैसेकर ऑफ सिख्स के नाम से, आप मानुषी की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में। वो
सिख कम्युनिटी नॉर्थ अमेरिका तक में वो उन्होंने पहुंचाई। इसके अलावा बम्बई के दंगों की तहकीकात मैंने सड़कों पे घूम घूम के बहुत दिन लगा के की। मेरठ और मलियाना के दंगे जब हुए कांग्रेस के शासन में, तब भी मेरठ और मलियाना में हमारी पूरी टीम 10, 15, 20 दिन रही। उसके बाद मैं हर साल जाती रही उन्हीं इलाकों में। जम्मू के दंगे, हैदराबाद, जमशेदपुर, कितने दंगे हुए। और इसी प्रकार एक मायने में कह सकते हैं कश्मीर में भी दंगा ही है, टेररिस्ट दंगा है, उसको भी, उनके हालात को भी अच्छे से बहुत तहकीकात किया। तो मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी भी विषय पर बयानबाजी नहीं करती। मैं प्रोफेसर हूँ और मानुषी नाम की एक पत्रिका की एडिटर भी हूँ, और मानुषी संगठन है, मानवाधिकार संगठन कहलाता है, पर हम इसको एनजीओ नहीं बोलते और एनजीओ की तरह चलाते भी नहीं। कभी सरकारी ग्रांट नहीं ली और कभी विदेशी पैसा, जो आजकल एनजीओ है, फॉरेन फंडेड एनजीओ, वो भी नहीं। हम स्वेच्छा से काम करके, लोगों से स्वेच्छा से डोनेशन जो मिलती है उससे काम चलाते हैं, और इसको रोज़ी रोटी मानुषी को साधन नहीं बनाया। ये सेवा का माध्यम है मानुषी। तो मेरी हमेशा ये आदत रही है, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के तहत, विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट होने के तहत, इस देश में जो जहाँ भी कोई समस्या हो तो मैं टीवी या अखबार से सुनकर बयानबाजी कभी नहीं करती। जब तक मैं किसी समस्या को सीधे देख नहीं, खुद तहकीकात नहीं करती, चाहे वो रूप कंवर सती का मामला हो, चाहे हरियाणा में ऑनर किलिंग्स का मामला हो, खाप पंचायत का मामला हो, या कश्मीर की समस्या हो, या दंगे हो, जब तक मैं फर्स्ट हैंड थोड़ा अध्ययन नहीं करती, मैं कभी भी बयानबाजी या लिखना शुरू नहीं कर देती। इसीलिए 2002 में जब दंगे हुए, उस समय बहुत और काम ऐसे में उलझी थी, कुछ काम जो संगठन के बाकी भी थे, तो मैं जा नहीं पाई। ये तो सोचा था, मैंने भी सोचा था कि दंगे में ज़रूर बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का हाथ होगा, ये मैंने भी सोचा था 2002 में। और एक आध जगह लेख में कुछ स्टेटमेंट भी दिए मैंने कि ये बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा, और जब वाजपेयी सरकार गिरी तो, पर 4-6 लाइनों के अलावा मैंने ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। फिर सोचा था कि दंगों में नरेंद्र मोदी का हाथ होगा, पर इस कैंपेन में मैं नहीं जुटी। 2 कारण थे कि मैं क्यों कैंपेन में, जैसे बाकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जुड़ गए, मैं इसलिए नहीं जुड़ी। 2 कारण थे। एक तो जैसा मैंने बताया कि जब तक पूरी तहकीकात खुद नहीं करती, मैं कैंपेन में नहीं जाती। दूसरा, जो लोग इस कैंपेन में गए, तीस्ता सेटलवाड, शबनम हाशमी वगैरह वगैरह, मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, सालों से जानती हूँ। और जब इन्होंने शुरुआत की वाजपेयी जी की सरकार के आने से के वक़्त, तब से मैंने देखा कि इनकी गेम बहुत टेढ़ी गेम है। ये कांग्रेस के उठाए हुए लोग हैं, इनके एनजीओ, तहलका मैगज़ीन, कम्युनलिज्म कॉम्बैट, ये सब पूरी एक फ़ौज खड़ी की कांग्रेस पार्टी ने। जब से वाजपेयी सरकार शुरुआत हुई, उसमें मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आ जाता है। ये बहुत से एनजीओज़ को खड़ा किया बीजेपी को और वाजपेयी को, सरकार को अटैक करने के लिए। और मेरा ये मानना था कि जो भी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है, इस देश के गरीब के हकों की बात अगर कोई करना चाहता है, अगर आप उस प्लैंक पे, तो फिर आपको पार्टीबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत। और मैं हमेशा इस दृष्टि से चली हूँ कि सही बात दुश्मन की भी मान लो, सही बात गधे की भी मान लो, और गलत बात भगवान की भी नहीं मानो। तो ये सवाल नहीं है कि हमेशा कांग्रेस गलत है, या मैं हमेशा कांग्रेस का ही हर वक्त विरोध करना है, या बीजेपी को हर वक्त। मैंने बहुत सा बीजेपी के क्रिटिक में भी लिखा है, जब मुझे लगा कि कुछ राजनीति में उनकी बात सही नहीं है, तो मैंने तब क्रिटिसाइज़ भी किया। बट जब ये लोग सब
तीसरा सेटलवाड, मेधा पाटकर, तरुण तेजपाल, तहलका के ये सारी फौज एनजीओज़ की खड़ी हो गई अपने को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करते हुए भी कहने, केवल और केवल बीजेपी को अटैक करने में। तो मुझे लगा कि इसमें तो बेईमानी है, क्योंकि ये फिर पार्टीबाजी हो रही, ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हो रही। और इतना बढ़ा चढ़ा के क्रिटिसाइज जिस तरह हो रहा था, खास करके वाजपेयी जी को तो फिर भी थोड़ा लिहाज कर देते थे, पर नरेंद्र मोदी के पीछे जिस तरह ये पड़े, उससे मुझे खटका लगने लगा। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब मैंने ये अध्ययन शुरू किया तो मैं नरेंद्र मोदी को 2 मिनट के लिए भी कभी नहीं मिली थी, नमस्ते तक भी हमारा रिश्ता नहीं था। दिसंबर 2012 में मैंने तय किया कि मुझे अध्ययन करना है, तब तक मैं नरेंद्र मोदी से 1 मिनट फ़ोन पे या किसी भी रूप में नहीं मिली थी, ना ही मैं बीजेपी की कभी मेंबर रही हूँ। हाँ, मेरे बहुत से दोस्त कांग्रेस में ज़रूर रहे हैं, क्योंकि मैं लेफ्टिस्ट मानी जाती हूँ और इन इश्यूज़ में बहुत, तो कांग्रेस पार्टी ज़रा रिश्ता रखती है लेफ़्ट लोगों के साथ, पर मैं पार्टी के साथ कभी नहीं मिली। और पार्टी ने जब भी, कांग्रेस पार्टी ने जब भी ज़्यादती की, 1984 का दंगा, ये दंगा, वो दंगा, मेरठ, तो मैंने दिल खोल के क्रिटिसाइज़ किया उनकी हरकतों को, उनके खिलाफ कैंपेन किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये देश तोड़ने की राजनीति कांग्रेस पार्टी खेल रही है। तो इसी तरह से निष्पक्ष रह के मेरा प्रयास जीवन का यही रहा है कि जो भी बात करूं निष्पक्ष रह के करूं। किसी ने अच्छा काम किया है तो अच्छा भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए मुझे, चाहे मुझे वो अच्छा लगता हो या ना। तो जब इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए, और खासकर जब एनडीए सरकार गिराने के बाद, आपको याद होगा पूरी मुहिम कैंपेन चलाई कि अमेरिका में वीज़ा न दिया जाए, उसका वीज़ा कैंसिल कराया। कहीं भी नरेंद्र मोदी को दुनिया में कहीं भी इनविटेशन आता, ये लग जाते थे इसको वीज़ा नहीं आने दो, ये तो क्रिमिनल है। ये मुझे बहुत बात दुख की लगी। एक तो ये कि मेरा मानना है कि हमारे घर की जो लड़ाई है हिंदुस्तान की, अगर मेरी शिकायत बाल ठाकरे से है, कांग्रेस पार्टी से है, नरेंद्र मोदी से है, तो मुझे घर में रह के उनसे ये बात का समाधान करना है। अमेरिका में जाके नहीं, कनाडा में जाके नहीं, फ्रांस में जाके नहीं, इंग्लैंड में जाके, वो कभी हमारे पास आते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो, हमारे लोगों को आप सुधारो या उनको गाली दो। पर ये जो एनजीओज़ की प्रक्रिया चली कि इंटरनेशनल कैंपेन चलाते हैं सारे देश को बदनाम करने के लिए, फासिस्ट है, बीजेपी फासिस्ट है, फासिस्टवाद चला रही है। अब मैं कभी बीजेपी की समर्थक नहीं थी, पर मैंने ये पूछना शुरू किया कि क्या फासिस्टवाद की, फासिज्म का मतलब पता है आपको? बीजेपी के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ कहीं दंगे नहीं होते, कांग्रेस के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ दंगे होते हैं, तो कौन एंटी मुस्लिम है बताइए ज़रा? हरकत से जाने जाएंगे कि ज़बान से जाने जाएंगे? आप कहो मैं सेक्युलर हूँ, मैं सेक्युलर हूँ, आए दिन दंगे कराओ। तो मैं तो दंगाई उसी को मानूंगी जो दंगे करवाता है, जिसके शासन में दंगे होते हैं, जो दंगों को रोकता है, उसको बदनाम करना। ये मेरी पहले तो लड़ाई शुरू हुई मेरे लेफ्टिस्ट दोस्तों के साथ, और ख़ासकर जब उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके अब हमारे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसको मैं अच्छा नहीं मानती थी, तब मैं नरेंद्र मोदी की सहमति में नहीं थी, मैं सोचती थी ये खराब है, फिर भी मुझे लगा कि हमें घर की लड़ाई घर में ही तय करने हैं ये मुद्दे। विदेशों से जाके, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से जाके हमने नहीं कहना कि हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जलील करो। तो इसी तरह इनकी लड़ाई जब नरेंद्र मोदी के लेके ये बहुत से एनजीओ फुल टाइम एक ही काम रह गया, घर बार। उन्होंने तीसरा सेटलवाड ने तो मुझे लगता है बच्चों को भी भुला दिया आपने, केवल नरेंद्र मोदी याद रह गया। सुबह से शाम मीडिया में CNN, IBN लो, NDTV लो, हर एक चैनल उसको सिद्ध करने के लिए तय हो गया। और ये तब जबकि कोई कोर्ट केस उसके खिलाफ नहीं है, किसी अदालत ने उसको एक FIR तक नहीं दर्ज हुई। जब ये बहुत हद तक बात पहुंचती गई और ये छोड़े ही नहीं, तो मैंने ये पूछना शुरू किया। बम्बई में दंगे हुए थे, किसी को याद है कौन चीफ मिनिस्टर था? याद है?
किसी को याद नहीं। मेरठ मल्याणा में दंगे हुए, किसी को याद है कौन चीफ मिनिस्टर था? दिल्ली में दंगे हुए, किसी को याद है कौन था? नहीं। असम में दंगे हुए अभी 2012 में, 4 लाख लोग बेघर हुए, हिंदू मुसलमान दोनों, किसी को याद ही नहीं है उन दंगों का। तीस्ता को भी, हाँ सॉरी गोगोई, अभी वो बहुत ताज़ा है इसलिए, पर किसी से पूछो ना, बम्बई का किसी को याद नहीं, मेरठ मल्याणा का याद नहीं, हैदराबाद के दंगे कब किसके अंडर हुए किसी को याद नहीं। एक नरेंद्र मोदी याद है, और कभी किसी ने नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को जेल भेजो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तहकीकात होनी चाहिए, जो मेरा मानना है दंगे हों तो रिगरस तहकीकात होनी चाहिए, उसकी बात इन्होंने नहीं की। नरेंद्र मोदी को बस जेल में डालो। तो इसलिए ऐसा लगने लगा कि दाल में बहुत कुछ काला है। और ख़ासकर जब 2010 में शायद एसआईटी की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, आप जानते हैं उसके बारे में? कितने लोगों ने देखा या पढ़ा एसआईटी की रिपोर्ट को? 1 2, चलो सुना। अभी देखिए कितना दुख की बात है, इस आदमी को जलील करने, उसको मास मर्डरर, उसको मुसलमानों का कत्लेआम करने की कितनी चर्चा हुई। एक भी टीवी चैनल की चर्चा आज तक नहीं हुई कि एसआईटी रिपोर्ट ने क्या कहा, किस आधार पर नरेंद्र मोदी को बिल्कुल निर्दोष पाया। क्यों नहीं हुई चर्चा, ये बताइए। वो तब ये एसआईटी कोई नरेंद्र मोदी की बनाई हुई नहीं थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने एसआईटी की नियुक्ति की, पहले तो जिस कंप्लेंट पर की वो भी आप मेरी अगली किताब में पढ़ेंगे, इतनी बोगस कंप्लेंट है कि डूब मरना चाहिए कि उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जजेस भी पटाए हुए थे, जज आफ्ताब आलम वगैरह वगैरह। ये नरेंद्र मोदी के फेवर के जजेस नहीं थे, नरेंद्र मोदी के विरोधी जजेस थे, कांग्रेस के फ्रेंडली जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने एसआईटी की नियुक्ति की। फिर 5 साल तक एसआईटी जब काम करती रही तो जो ऑफिसर चुने गए, आपको मालूम है, वो तीस्ता सेटलवाड की मर्जी से चुने गए। उससे पूछा गया ये अफसर ठीक है ना, उसने हाँ कही तो वो अफसर चुने गए, जिसमें हेड थे उसके मिस्टर राघवन, जो सीबीआई के भी हेड रह चुके हैं। और किसी से भी आप पूछ लीजिए, मिस्टर राघवन जो आईपीएस ऑफिसर सीबीआई के डायरेक्टर भी रहे, उनके बारे में सभी बोलेंगे बहुत निहायत ईमानदार अफसर रहे हैं, कोई दाग नहीं है, और कांग्रेसी परिवार से हैं, कांग्रेसी परिवार से हैं, वो पुराने फ्रीडम फाइटर परिवार से। सो बीजेपी से भी कोई उनका रिश्ता नाता नहीं है। फिर भी 5 साल मेहनत की। वैसे ये 6 महीने में रिपोर्ट तैयार होनी थी, पर तीस्ता सेटलवाड लटकाती गई, और जब उसे दिखने लगा कि मिस्टर राघवन और उसकी टीम नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं करार कर रहे झूठे बयानों के आधार पर, बल्कि एसआईटी रिपोर्ट में केवल यही नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी निर्दोष सिद्ध हुए, साथ में एसआईटी रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनाई गई, उसमें यह भी आया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने गवाह खड़े किए, संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर, श्री कुमार आईपीएस ऑफिसर वगैरह वगैरह, जितने गवाह खड़े किए गए वो सब झूठे ही नहीं, सिर्फ झूठे नहीं निकले, बदमाश भी निकले। उनका अपना पास्ट इतना क्रिमिनल है, और कांग्रेस पार्टी और तीस्ता सेटलवाड को एक भी ईमानदार अफसर गुजरात में अभी तक नहीं मिला जो उसके लिए गवाही दे। सब बदमाश अफसर एक के बाद एक, मैं तो कहती हूँ रोग्स गैलरी। और मेरी एक किताब आने वाली है जिसमें इनके सारे हीरो, जिनके आधार पर जिस तरह की इन्होंने फर्जी एप्लीकेशंस, फर्जी एफआईआर, फर्जी केस दर्ज किए,
और कैसे लोग लेके आए, उनका क्या इतिहास है, उस पर भी पूरी एक किताब आने वाली है। इन कुछ लोगों के बारे में मानुषी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, हीरोज़ ऑफ द सेक्युलर ब्रिगेड करके 2-3 मैंने आर्टिकल छापे हैं, श्री कुमार, संजीव भट्ट वगैरह, प्रदीप शर्मा का भी पूरा इतिहास इकट्ठा किया है। तो उन्होंने चीस्टा सेटलवाड के गवाहों को, जो मीडिया में मनोज मित्ता टाइम्स ऑफ इंडिया के जो नामी पत्रकार हैं, कैसे उन्होंने झूठी गवाहियाँ मनगढ़ंत की, ये सब SIT रिपोर्ट में आया। फिर भी आप जानते हैं, फिर भी मास मर्डरर है, फिर भी दंगों का दोषी है, फिर भी कत्लेआम किया है वगैरह वगैरह, ये चलता रहा। तो इससे भी शक होने लगा कि इनको इसका मतलब सच्चाई जाने से कोई लेन देन नहीं है। इतने लोग सजा पा गए गुजरात में दंगों के दोषी, सैकड़ों लोग जेल में हैं, उससे भी टीस्टा का सिर पेट नहीं भरा। केवल नरेंद्र मोदी का खून चाहिए उसको, केवल नरेंद्र मोदी फांसी पर जाने चाहिए, उसके अलावा कोई एजेंडा है ही नहीं। यानी न्याय मिले ये एजेंडा नहीं है, मोदी सूली पर जाए, जेल में जाए, ये एजेंडा है। चाहे झूठ, चाहे फरेब, एक के बाद एक झूठ के ऊपर, आधार के ऊपर उसको हमेशा इन्होंने कोशिश की। तो इससे थोड़ा लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फिर भी क्योंकि मैं जानती नहीं थी गुजरात, सिर्फ SIT रिपोर्ट से मैं नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि कोई भी कह अरे पुलिस तो उनके हाथ में आ गई। और टीस्टा मालूम आपने, जानते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, SIT रिपोर्ट भी झूठी है, ये सारे बिक गए, अब दोबारा से एक और SIT नियुक्त करो और फिर से शुरू करो। यानी वो लटका रहे, उसके ऊपर कोई ना कोई टीवी पर आरोप लगाने के इनको बहाना मिलता रहे, यही चाहते थे। तो मैंने तय किया अब मैं जाके गुजरात में अध्ययन करना चाहती हूँ, क्या है नरेंद्र मोदी, क्या सच में इतना राक्षस है, इतना खराब कोई होता है क्या, और ये है तो कैसा आदमी। तो जब मैंने शुरू किया, जैसा मैंने बताया, मैं नरेंद्र मोदी को नहीं जानती थी और मैं अपने बलबूते पर ही ये तय किया कि इससे कोई ना बीजेपी का ताल्लुक है, ना गुजरात सरकार से मुझे कोई मदद चाहिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। गुजरात सरकार को वो तो देने ही पड़ने थे, तो उसके लिए तो मैं गई सरकार से, पूछा ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट जो स्टडी के लिए। पर साथ में मैंने तय किया कि मैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल का अध्ययन दंगों से शुरू नहीं करूंगी। नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है, क्या शख्सियत है, क्या उसका DNA है, ये पता करूंगी वो पहले दिन जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसने क्या शुरुआत में क्या वायदे किए, क्या वो भड़काऊ था। क्योंकि मेरे लेफ्टिस्ट सारे दोस्त और कांग्रेसी यही बताते रहे हमें कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में बीजेपी और RSS ने भेजा ही एक काम के लिए था। उनके अनुसार वो काम था कि गुजरात को दंगों की और मिलिटेंट हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाओ। अच्छा, और हिंदुत्व शब्द का जिस तरह कांग्रेस और लेफ्ट ने उसको हिंदुत्व और फासिज्म बिल्कुल जोड़ दिया है, जैसे ये सबसे मुझे हैरानी होती है। और मैं आप सबसे भी, क्योंकि आप कई लोग बीजेपी RSS से जुड़े हो, मैं जानना चाहती हूँ आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया। ये तब जबकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज JS वर्मा बहुत लेफ्टिस्ट जज माने जाते हैं, उनकी बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है हिंदुत्व के बारे में, बहुत उन्होंने उसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन माना, स्वीकारा और कहा कि ये कोई फासिज्म या कोई मुस्लिम विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ वगैरह। पर फिर भी बीजेपी जूते खाते रहती है, हिंदुत्व यानी फासिस्ट यानी कत्लेआम, मुझे तो हैरानी होती है। खैर, तो हमें यह बताया गया था कि ये तो हिंदुत्व की लेबोरेटरी यानी दंगों की लेबोरेटरी बनाने के लिए बीजेपी ने और RSS ने गुजरात में भेजा है। तो कैसे पता किया जाए, वो तो SIT रिपोर्ट में नहीं आएगा कि किस दिमाग से गए थे नरेंद्र मोदी। तो मैंने अपने अध्ययन जो है अक्टूबर 7, 2001 से शुरू किया। उस दिन नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में।
पहली क्या स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी की, फिर उसके बाद पहली क्या अनाउंसमेंट है। अक्टूबर 7, फिर अक्टूबर 10 को एक संदेश गुजरात के लोगों के नाम, वो सारे मैंने गुजराती से अनुवाद करने शुरू किए, पुरानी फुटेज निकाली वीडियो की, और मैं दंग रह गई ये देख के। जब मैंने ये इस अध्ययन में प्राथमिकता दी नरेंद्र मोदी के 4 महीने के वो काल को, जो कि गोधरा कारनेज से पहले का 4 महीने, अक्टूबर 7 से लेकर फरवरी 27 तक नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, उससे आपको पता चलेगा ये किस दिमाग से, किस मनस से नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने थे। पहली ही स्पीच जो मैंने इसमें कोट की है, पहला ही संदेश जो मैंने इसमें अनुवाद करके, मेरे पास हिंदी में भी ये किताब आ रही है, अंग्रेज़ी में तो है ही है, और मैं चाहती हूँ कि कोई कन्नड़ में भी करे, कई जगह अनुवाद भी हो रहा है। क्या मुख्य बातें निकलती हैं अगर आप पढ़ेंगे, मैं चैलेंज करके कहती हूँ, इस देश में कोई भी व्यक्ति वो पहले स्पीचेस को एक शब्द भी ऐसा निकाल दे जो भड़काऊ है, ये मुस्लिम विरोधी है या किसी जात के विरोधी है, तो मैं ज़िंदगी भर लिखना पढ़ना बंद कर दूँगी। एक शब्द भी कोई निकाल दे। बल्कि पहले दिन से नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, ना हिंदू की बात करते हैं जैसे अभी भी वो 125 करोड़ इंडियंस की बात करते हैं, कभी नहीं कहते कि मुझे वोट दो हिंदू के नाम, मुझे वोट दो क्योंकि मैं बैकवर्ड कास्ट हूँ। कभी किसी कास्ट के विरोध में नहीं बोलते, कभी किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलते, कभी किसी रीजनल ग्रुप, भड़काऊ बात एक भी पहले दिन से मुझे नहीं दिखी। 5 करोड़ गुजराती, गुजरात के गौरव के लिए हमें काम करना है, क्योंकि उस वक़्त अर्थक्वेक था, बहुत भीषण भूकंप था गुजरात में, बहुत सा गुजरात का हिस्सा तहस नहस हो गया था। तो नरेंद्र मोदी के पहले वायदे हैं, नंबर 1 कि भूकंप वाले इलाकों को हमने दोबारा नया जीवन ऐसा देना है कि सिर्फ ये नहीं कि टूटे मकान बन जाएं, छोटे मोटे जैसे भी, पर एक नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अध्याय शुरू हो, ताकि दुनिया गुजरात को एक रोल मॉडल में देखे। ये पानी की समस्या हल करूँगा, नर्मदा प्रोजेक्ट को स्पीडीली कंप्लीट करूँगा, किसान को पानी और बिजली की किल्लत नहीं होने दूंगा, अच्छा गुड गवर्नेंस दूंगा, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगी, कोई भी ऐसा काम मेरी सरकार नहीं करेगी जिससे हमारा सर नीचा हो, और लोगों के प्रति सेवा भाव से कैसे सरकार काम करे ये करेंगे। साथ में जनशक्ति को मिलाऊंगा। पंचामृत योजना की बात की कि गुजरात के विकास के लिए 5 अमृत चाहिए, 5 नेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या सबसे पहला जानते पंचामृत क्या थे नरेंद्र मोदी के वायदे? जल शक्ति, पानी सिंचना, और गुजरात में करके दिखाया। आज वाटर टेबल राइज हो रहा है गुजरात में, आप देखिए जो काम रेगिस्तान में भी करके दिखाया। पाइप्ड वाटर सप्लाई गांव-गांव में जा रहा है, घरों में पाइप वाटर, वो अपने आप में मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ जल शक्ति पे, जो नरेंद्र मोदी ने काम शुरू वायदा किया पहले ही महीने में और कैसे उसको निभाया और निभाते जा रहे हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये लंबे काम। जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति यानी बिजली, 3 साल के अंदर अंदर हर गांव घर में 24 घंटे बिजली वायदा पूरा किया। किसान को भी अश्योर्ड बिजली। तीसरा ज्ञान शक्ति, और गुजरात में एजुकेशन के लिए जो काम किए, जो वायदे किए, कैसे निभाए, वो पूरी एक किताब उस पर भी लिखी जा सकती है। चौथा जनशक्ति, यानी सरकार और जनता मिलके हम काम करेंगे, सरकार के साथ टकराव ना हो। जैसे कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, हर जगह टकराव।
आंध्रा में सीमांध्रा और तेलंगाना में टकराव कर दो, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा कराते रहो, उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहो, हर क्षेत्र में कोई ना कोई। पर ये नहीं, जनता को लड़ना ना पड़े सरकार के साथ, कैसे हम मिलके चलें, ये भी करके दिखाया। हर सरकारी काम को एक जन आंदोलन का रूप कैसे दिया, वो भी अपने आप में एक बहुत गजब की कहानी है। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे अलावा और भी लोग इसमें जाएंगे। और फिर ज्ञान शक्ति, जल शक्ति, रक्षा शक्ति। और रक्षा का मतलब ये नहीं सिर्फ कि बॉर्डर की सुरक्षा, क्योंकि गुजरात एक बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से, बहुत टेररिज्म, ड्रग्स, माफिया किस्म किस्म के आते थे, वो कैसे हम सुरक्षा करें। साथ में हेल्थ, सिटीज़न के लिए लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा, सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा काफ़ी नहीं, पर गुंडागर्दी अगर पुलिस कर रही है तो वो भी नागरिक के लिए सुरक्षा, या हेल्थ केयर नहीं है वो भी सुरक्षा। ये पंचामृत कैसे अपना बना के डेवलपमेंट की बात पहले दिन से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और मैंने जो वायदे किए कैसे निभा रहे हैं उसकी पूरी ट्रैकिंग की। पर सबसे बड़ी, मैंने जैसे कहा, कहीं भड़काऊ बात ही नहीं है, कहीं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात पहले दिन से ही व्यक्ति कर रहा है। दूसरा, कैसे एक एक वायदा उसने पूरा किया, उसकी भी कहानी आपको थोड़ी यहाँ मिलेगी, फिर 2 और कम से कम किताबें आ रही हैं, क्योंकि इतना कुछ लिखने को है उसके प्रयासों के बारे में। उसके साथ मैंने जो एक बहुत चौंका देने वाली मुझे बात दिखी, मैंने नरेंद्र मोदी की पहले चुनाव का विश्लेषण किया, उसका इतिहास खोजा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चुनाव के वक़्त तो सीधे साधे शरीफ पॉलिटिशियन का भी दिमाग खराब हो जाता है, ऊल जलूल बकते हैं, भड़काऊ, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में उल्टा सीधा बहुत से काम होने लगते हैं अच्छे पॉलिटिशियंस के हाथ से भी। तो मैंने ये तो तय किया कि मैं सुनना और देखना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने पहला चुनाव पता है कब लड़ा था, कहाँ से, पता है कहाँ लड़ा था और कब लड़ा था? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सीएम बन के गए तो कभी एमएलए नहीं थे, कभी सरपंच भी नहीं थे, कोई चुनाव उसने अपने लिए नहीं लड़ा था, बहुतों को लड़वाया था, पार्टी में जितवाया था, पता है किसी को नहीं। पहला चुनाव फरवरी 2002 में राजकोट से नरेंद्र मोदी ने लड़ा, यानी 27 फरवरी को गोधरा कांड होता है और 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी के चुनाव का रिजल्ट राजकोट नाम के शहर से हुआ जो सौराष्ट्र में है। इस पूरे महीने का, जब से जिस दिन से नामांकन भरा नरेंद्र मोदी ने राजकोट से, उस दिन से मैंने उस चुनाव का अध्ययन कैसे किया, उस महीने की अखबारें निकलवाई। ये नहीं किया कि नरेंद्र मोदी से सिर्फ पूछा, पार्टी के लोगों से पूछा, राजकोट के लोगों से पूछा, पर ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था कि नरेंद्र मोदी कहे नहीं मैंने तो बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैंने वो मेरे लिए कोई अहम बात नहीं रखता। क्योंकि जो भी बात मुझे नरेंद्र मोदी ने भी, और पहले नहीं मैं मिली थी, बाद में मेरी 14-15 घंटे की उनसे इंटरव्यू हुई है, रिकॉर्डेड है वीडियो, वो मैं वेबसाइट पे भी डाल रही हूँ। पर कोई भी बात मुझे नरेंद्र मोदी ने भी बताई अपने बारे में, मैंने जाके चेक किया फील्ड में कि ये काफ़ी नहीं कि आप बता रहे हो, पहले मैं बहुत चेक कर चुकी थी, जो बाकी बातें नहीं चेक की वो भी खुद की। अब ये चुनाव में आप भी दंग रह जाएंगे, और मुझे मालूम नहीं कि क्यों बीजेपी के लोगों को भी ये बात बताई नहीं गई, क्यों इसका ढिंढोरा नहीं पीटा गया कि ये चुनाव में नरेंद्र मोदी मुस्लिम समुदाय के भारी मतों के साथ जीते थे, और तब के अखबार कहते हैं कि चुनाव जुटाने में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा हाथ था। एक और बात बताऊं, क्योंकि ये 4 महीने नरेंद्र मोदी के लिए अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा काम था, और कच्छ वगैरह सौराष्ट्र जहाँ जहाँ भी अर्थक्वेक आया था वहाँ हिंदू मुसलमान, काफ़ी इलाके ऐसे भी हैं जो हिंदू गांव हैं, मिक्स गांव हैं, कोई मुसलमान ही पूरे गांव हैं। तो वो जो 4 महीने में नरेंद्र मोदी बहुत
अपना समय कम से कम 60% समय तो वो कच्छ और अर्थक्वेक इलाकों का दौरा करने में ही उन्होंने लगाए। दूसरा, उन भूकंप ग्रस्त इलाकों में उन्होंने लड़ाकू हिंदुत्व नहीं चलाया क्या? उन भूकंप ग्रस्त इलाकों को गुड गवर्नेंस की लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल किया। कैसे हम भूकंप का जो रिहैबिलिटेशन भी करना है उसमें कैसे जनशक्ति जुड़े। अगर घर भी बनाने हैं तो ये नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से पैसा दिया और भागो, या कहाँ हम बना देंगे टूटे फूटे जैसे भी सरकारी बनते हैं, ये नहीं। जनशक्ति और सरकार की ताकत कैसे मिली, लोगों ने अपने घर खुद बनवाए, मटेरियल बैंक्स बने, और अफसरों को, आप इसमें 2-3 चैप्टर हैं, सब जाके वहाँ रहे, बड़े बड़े अफसर, नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में टेंटों में रहे, अफसरों को कहा वहाँ जाके हर जो भी अफसर है, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने को चीफ मिनिस्टर समझ के वहीं निदान करे। ये नहीं कि फाइल गांधीनगर में आ रही है हर चीज़ के लिए फिर अटक रही है। वो जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म शुरू किए कि सरकार, हुकूमत नहीं, अभी भी नरेंद्र मोदी कहते हैं मुझे चौकीदार बन के, मैं शासक नहीं सेवक बन के आना चाहता हूँ। ये काम किस तरह सुंदरता से उन्होंने खुद ही नहीं किया, अपने मिनिस्टरों से कराया, अपने IAS अफसरों से कराया, सबसे कराया। कैसे सिस्टम दुरुस्त किए। करप्शन के लिए केजरीवाल की तरह मैं जेल भेज दूंगा, इसको भी जेल भेज दूंगा, उसको भी जेल भेज, केजरीवाल से के पास कुछ है ही नहीं, जेल भेज दूंगा। अरे सारे देश को ही जेल भेज दोगे, उसके अलावा कुछ है नहीं उसके पास कहने को। सबसे पहले तुम ही जाओगे क्योंकि तुम खुद इतने भ्रष्ट हो और कांग्रेस के उठाए हुए पिट्ठू हो तुम, तो पता नहीं तुम्हारे लिए तो कोई देश में इतनी हाँ, किसी विदेश की जेल में ही भेजना पड़ेगा। यहाँ तो कैदियों को भी खराब करेगा अगर केजरीवाल पहुँच गया तो। खैर, पर उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने ये नहीं इसको सस्पेंड करो, उसको डांटो, उसको, कैसे प्रशासन को जवाबदेह बनाने का काम किया, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कहानी है। मैं कोई एडमायरर बन के नहीं गई थी, मैं तो सवालों के साथ गई थी, पर मुझे कोई शक नहीं है कि अगर कच्छ की या भूकंप क्षेत्रों की कहानी ही मैं और कुछ भी न जानूं नरेंद्र मोदी के बारे में, पर जो काम और जो गवर्नेंस रिफॉर्म, जनता सरकार को कैसे सेवक की तरह काम करना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, करप्शन कैसे कंट्रोल की जाती है, जनता को कैसे पार्टिसिपेट करवाया जाता है, और साथ में सिर्फ ये नहीं कि टूटे घर चलो बना दो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बेस्ट ऑफ रोड्स। वो इलाके जो इतने बैकवर्ड थे, जहाँ से लोग निकलते जाते थे, डेजर्ट के इलाके हैं, रेगिस्तान है, बहुत बैकवर्ड इलाके माने जाते थे बहुत से, ये आज वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंटर बने हैं। वहाँ खेती भी प्रॉस्परस कर रही है। रेगिस्तान में कैसे खेती को प्रॉस्पर कराया जाता है, एडवांस कैसे, वहाँ कैसे वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, वहाँ कैसे पशुधन को बढ़ाया जाता है, वहाँ कैसे इंडस्ट्री आती है, और ऐसे ज़मीन ऐसी जगह दो जहाँ 500 रुपये एकड़ की भी कोई खरीदने को ज़मीन तैयार नहीं था, आज वो करोड़ों की ज़मीन बन गई है क्योंकि वहाँ खेती हो नहीं सकती थी। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी उन्होंने जो मॉडल किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ करो जहाँ कुछ हो नहीं सकता, बंजर ज़मीन है, कोई झगड़ा भी नहीं है, किसान खुशी से दे रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, बेस्ट रोड, इंटरनेट, सब कुछ दे दो तो इंडस्ट्री भी जाएगी, टैक्स हॉलिडे दे दो। ये जो सारा काम करने में जिस तरह नरेंद्र मोदी बिजी थे अपने वायदों को निभाने में, तो उसने केवल 4 दिन राजकोट में लगाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। जैसे अभी भी नरेंद्र मोदी कभी वाराणसी में दिखे हैं? एक ही रैली की ना, उसके बाद तो केजरीवाल ने ढूंढे फिर रहा है, कहता मुझसे डर गए। वो इतना डरे क्या, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है वाराणसी में जाने की, वहाँ जाए बिना उसको वोट मिल सकता है। तुम गली गली मार फिर रहे हो और कभी कोई तुम्हारे मुंह पे स्याही डालता है, कभी कोई जूता फेंक रहा है, ये हाल है।
और वो बोलते हैं टीवी पे मुझसे नरेंद्र मोदी डर गए, पर वो इसी तरह बड़ौदा में नरेंद्र मोदी वहाँ से भी लड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़ा हुआ है। इसी तरह से राजकोट में भी चुनाव के लिए पार्टी को छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था। इतना समय प्रशासन में, और नरेंद्र मोदी कम से कम दिन में 18-19 घंटे रोज़ काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, ये सब बताते हैं। अब ऐसा व्यक्ति चुनाव खुद नहीं भी है पर 4 दिन या 4.5 दिन वो लगाता है राजकोट में, और पार्टी का बुरा हाल है। बीजेपी का ग्राफ बहुत डाउन था क्योंकि जिस तरह केशुभाई पटेल की सरकार ने मिसमैनेज किया था, बहुत भ्रष्ट था, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनको अपने बाजू में ले गई ना, केशुभाई को। बीजेपी के जितने गंदे लोग हैं कांग्रेस को बहुत पसंद है शरीफ लोग नहीं। तो बघेला साहब भी, जिनका बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में सीबीआई में नाम भी है, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं गुजरात में, बघेला साहब। हाँ, तो ऐसे जो भी कचरा है ना, बीजेपी बड़ा खुशी से कांग्रेस स्वीकार करे जा रही है। अच्छे लोग बच जाएं तो अच्छा बात है ना, बीजेपी और भी अच्छी पार्टी बनेगी। खैर, अभी ये जो राजकोट का चुनाव है, कोई लंबी ज़्यादा बात तो नहीं हो गई, ठीक है? नॉट बोर्ड? ओके। राजकोट का जो चुनाव है, मैं सच बताती हूँ, मैं दंग रह गई, और आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा आदमी जो इतना नेक काम कर रहा है, उसके खिलाफ इतना ज़्यादा दुष्प्रचार कैसे किया जा सकता है। इस किताब में 2 चैप्टर हैं राजकोट के चुनाव पे। एक चैप्टर है जो बताता है नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का कैसा चुनाव, उन्होंने कैसे लड़ा। दूसरा चैप्टर है जो बताता है कि कांग्रेस ने कैसे नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया, या चुनावी प्रक्रिया कांग्रेस की क्या थी। सबसे पहले जिस दिन से नामांकन किया, सबसे पहला जो भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया, उसमें यह है, मैं किसी को, अच्छा जैसे अभी दहाड़ते हैं ना, नरेंद्र मोदी ऐसे दहाड़ते नहीं थे। पहले वाली उनकी स्पीचेस सुनो, 2001, 2, 3, ये कांग्रेस ने उन्हें मजबूर किया दहाड़ने को, नहीं तो वो हमेशा समरसता की बात करते थे। एक बात भूल गई बताना, 7 अक्टूबर को शपथ ग्रहण करते हैं नरेंद्र मोदी। सबसे पहला जो संदेश है 10 अक्टूबर को, और फिर 11 से शुरू हो जाती है, वो है कि 10 साल से पंचायत की इलेक्शन नहीं हुई है, वो करो और समरस पंचायत चुनो। समरस पंचायत जानते हैं आप? नहीं? हाँ, तो ये एक बहुत महात्मा गांधी के विचारों से निकला हुआ ये आइडिया, और मैंने पूछा भी, इसमें आपको बहुत सी डायरेक्ट इंटरव्यू नरेंद्र मोदी की मिलेंगी, समरस पंचायत का क्या उनके दिमाग में परिकल्पना वगैरह वगैरह। तो समरस का ये कि गांव-गांव में जब पार्टीबाजी के आधार पे चुनाव होते हैं तो गांव में झगड़े और हिंसा की राजनीति, गांव बट जाता है, टूटने लगता है, समाज टूटता है। तो नरेंद्र मोदी का ये संदेश था कि कम से कम गाँव का अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो पार्टीबाजी को बाजू रख के कंसेंसस से, सहमति से, सर्वसहमति से अच्छे लोगों को चुन के लाओ। ग्राम सभा को हम मजबूत करेंगे और अच्छे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हैं, पूरा गांव का डेवलपमेंट का काम अपने हाथों में ले, सब डिसीजन यहाँ से हो। और कलेक्टर्स को भी बोला कि ग्राम सभा में जो फैसला होता है वो कलेक्टर भी उसको रद्द नहीं कर सकता। गांव को अगर XYZ चाहिए आपको देना ही पड़ेगा, और समरसता से चुनाव करोगे तो हम स्पेशल को फंड भी देंगे। अब समरसता की वजह से बहुत से, दूसरा ग्राम सभा की अहमियत होनी चाहिए। सारे मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समेत गांव-गांव गए, ग्राम सभा अटेंड की कि आपकी गांव की ग्राम सभा लोकसभा से भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ आप फैसले करेंगे, यानी डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। ये लोग कहते हैं ना अथॉरिटेरियन है, डिक्टेटर है, नहीं, वो
सारी सत्ता लोगों में कैसे पहुँचे, लोग कैसे अपने गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें और पार्टीबाजी से उठ के कैसे चुनाव किए जाएं ताकि गांव में लड़ाई झगड़े ना होके डेवलप। इस वजह से गुजरात में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ भी पार्टीबाजी आ जाते हैं काम रुक जाते हैं, ठप हो जाते हैं। लड़ने में कौन कितना, किसी का पैसा किसने चुराना है बजट में से पंचायत के, वो उसी में लड़ाई हो जाती। खैर, तो समरसता की बात भी कोई फसादी बात नहीं है। तो पहले चुनाव में ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी, मैं किसी को हराने नहीं आया हूँ, मैं राजकोट के लोगों का दिल जीतने आया हूँ। इस भाषा में कितने राजनेता हैं बात करते हैं, बताइए। किसी को गाली नहीं, सिर्फ ये ज़रूर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर चीज़ का विरोध करती है। अगर हम टेररिस्ट पकड़ते हैं तो कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। अगर हम कहते हैं समरस पंचायत बनाओ, उसका भी विरोध करती है। अगर हम कहते हैं कि इलीगल लैंड जो हथिया लिया है पॉलिटिशियन या अफसर ने या गलत लोगों ने, वो नहीं होना चाहिए, इसका भी विरोध करती है। तो ये विरोध इतना सिर्फ, बाकी पॉजिटिव एजेंडा, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं। राजकोट को मैं एजुकेशनल सेंटर बनाऊंगा, ये टूरिज़्म का हब बनेगा, यहाँ पानी की किल्लत दूर होगी, वगैरह वगैरह जो भी वायदे किए वो विकास संबंधी वायदे, और सबको निभाया। उसके साथ जैसा मैंने कहा मुस्लिम समुदाय के भारी बहुमत से जीते, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपके लिए भी हैरानी की बात है? सोचा था कभी? आप मानेंगे नरेंद्र मोदी ने जिस दिन नामांकन भरा, 5 दिन के अंदर अंदर 28 मुस्लिम समुदाय के लीडर ओपनली खड़े हुए नरेंद्र मोदी की सपोर्ट में। सबसे बड़े जो शख्सियत मुसलमानों में राजकोट की थी, कादर भाई सलोट, उन्होंने खड़े मंच से बड़े सम्मेलन ऑर्गेनाइज करके खुलेआम कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कहा, ये सब इसका मैंने डे बाय डे अकाउंट दिया है उस चुनाव का, पूरे महीने की एक डे बाय डे अकाउंट। तो कादर भाई सलोट और बाकी मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि ये व्यक्ति ने, इस आदमी ने 3.5-4 महीने में जितना काम मुसलमानों के लिए किया राजकोट के, इतना तुम 45 साल में नहीं किए। तो आप बताओ हम क्यों तुम्हें वोट दें, हम क्यों नहीं इसके लिए वोट करें। और अखबार तबके जो 2 अखबारों का मैंने जिक्र किया राजकोट के, एक है जय हिंद और दूसरे हैं सांझ टाइम्स, दोनों में और बाकी भी अखबार, अब मैं राजकोट दोबारा जाऊंगी और बहुत कुछ लेके आऊंगी। दोनों अखबार बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए भूकंप जैसी हालत बन गई, अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ हो लिए। वो जब मुस्लिम मोहल्लों में जाते थे तो कोई पूछता नहीं था। मुस्लिम महिलाओं ने घर घर जाके नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगा। मुस्लिम यूथ ने मोटरसाइकिल रैली निकाली नरेंद्र मोदी के लिए। ये सिर्फ 4 दिन गए तब भी, क्योंकि पार्टी ने इतने अच्छे से चलाया और नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जो गुजरात में 4 महीने में काम किया, जिस तरह भूकंप में जाके, वो बहुत गजब की कहानी है। पहली दिवाली नरेंद्र मोदी वहाँ लोगों में जाके रहे, टेंटों में, लोग खुले में थे, सारी सरकार को लेके गए, सर्व अफसरों को कहा देखिए किस हाल में लोग रह रहे हैं और आपने जल्दी से कैसे। वो कहानी ज़रूर पढ़िए, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। आपका भी, आप बहुत प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी से, तो मुझे दुख होता है कि उसकी शख्सियत की क्या करामात है वो बहुत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी जिस डिटेल में मालूम होना चाहिए वो नहीं मालूम है। आपको और भी गर्व होगा इस व्यक्ति के लिए काम करने में। अभी जो मैं बता रही थी, तो ये सब लोग और क्या बोलते हैं, जैसे कुछ मुद्दे थे राजकोट के मुसलमानों का, बहुत साल से वो ज़मीन चाहते थे अपने ग्रेवयार्ड के लिए। ग्रेवयार्ड क्या बोलते हैं हिंदी में? कब्रिस्तान के लिए।
लटका रहा, नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने फटाफट एक बड़ी बहुत स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड से काम। अगर किसी की जायज़ मांग है, वो हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, जायज़ मांग ऐसे, ये नहीं लटकाते रहो, कह दिया हाँ करो नहीं। इसी किस्म से वापी के क्रिश्चियंस, उनकी भी कहानी है इसमें। 40 साल से वो कब्रिस्तान के लिए ज़मीन मांग रहे थे, नहीं दे रहे थे कांग्रेस। नरेंद्र मोदी ने ऐसे झटके में सब वो किया। तो एक कादर भाई कहते हैं ये काम किया, फिर हमारे हज की कुछ समस्याएं थी वो की, उसके साथ माइनॉरिटी बोर्ड जो बिल्कुल काम करता नहीं है उसको एक कॉरपोरेशन का दर्जा दिया, उसको मुस्लिम एंटरप्राइज बढ़ाने का। और ये नहीं कि शोर मचाया, अरे मैं मुसलमानों का ये करूँगा, जो भी किया जायज़, जो जिसकी भी बात है, वो हिंदू है मुसलमान है, जायज़ बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और जल्दी से तुम्हारी समस्या का निदान होगा। और साथ में मुस्लिम महिलाओं के लिए एंटरप्राइज कैसे शुरू हो, लोन्स कैसे मिलें एंटरप्राइज करने के लिए, ये सब तुरंत। तो इसलिए मुस्लिम समुदाय, और दूसरा बहुत कम लोगों को मालूम है, नरेंद्र मोदी के निजी संबंध मुसलमानों के साथ जिस किस्म के घनिष्ठ हैं, मैं चैलेंज करके कह सकती हूँ, और हर तबके के, गरीब से गरीब गांव में एक हाथ करगा का है, उनका नाई मुसलमान कितने साल रहा, गांव में ऐसे मुसलमान मुझे मिले जिनके बाप को भी वो जानते थे, उनके घर में रहे थे, उनके घर में आना जाना था, खान पीन था। ये बिल्कुल सही नहीं है। आरएसएस के प्रचारक के रूप में भी उनके घनिष्ठ संबंध मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ऐसे रहे हैं कि घर के सदस्य की तरह आना जाना, प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता। मुसलमान धर्म गुरुओं के साथ, बहुतों के साथ, जैसे बोहरा समाज के सैयदना साहब, बिल्कुल बाप के जैसे प्यार, इज्जत, सम्मान नरेंद्र मोदी करते थे। और वो भी इसी तरह से बहुत से सूफ़ी संत हैं, बहुत से मुस्लिम चिलिया मुस्लिम समुदाय जो कि बहुत प्रॉस्परस किया है पिछले 10 बार, ये इनके साथ भी, इनके धर्म गुरुओं के साथ भी बहुत करीबी संबंध हैं। पर ये सिर्फ है कि कभी टीवी कैमरा लेके सोनिया गांधी की तरह जामा मस्जिद के इमाम को मिलने नहीं जाएंगे नरेंद्र मोदी, वोट के लिए टोपी पहन के नहीं जाएंगे, जायज़ बात मानेंगे और उसकी नुमाइश नहीं करेंगे कि मैंने ये इसलिए किया कि ये मुसलमान है, ये मेरा बन जाए, मैंने इसलिए किया कि ये जायज़ बात है, ये इनकी सही मांग है तो मेरा काम है ये करना। तो इस तरह बहुत सी सपोर्ट, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में नरेंद्र मोदी को काफ़ी मुस्लिम वोट मिला। कांग्रेस पार्टी का चुनाव कैसे लड़ा, जिस तरह अभी अश्लील आरोप लगा रहे हैं, कभी स्नूप गेट, कभी ट्रूप गेट, कहाँ से मन घड़ंत महिलाएं उठा लाते हैं और उल्टे सीधे बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। यही काम फरवरी 2002 के चुनाव में भी कांग्रेस ने किया। अश्लील पत्रिकाएं निकाली उनके खिलाफ, बिंदु पत्रिका, कांग्रेस के जाने नामी ग्रामी नेताओं ने अश्लील पत्रिकाएं निकाली अपने नाम से। कांग्रेस, ये अखबारों से मैंने पढ़ा और ये पुलिस के रिपोर्ट्स में आता है कि अपने नाम से बंटवाते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। और हैरान आपको ये भी होगा कि पुलिस, क्योंकि नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे, पुलिस उनके हाथ में कब्जे में नहीं, पुराने सीएम्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बहुत हैरान किया, पुलिस कमिश्नर ने भी कोई शिकायत नहीं दर्ज की बीजेपी के लोगों की, इनके होर्डिंग्स को सारा डिफेस कर दिया। आए दिन बीजेपी को हाई कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेने पड़ते थे, इतना तंग किया कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, इलीगल काम कर रही है, दंगे फसाद का माहौल बना रही है। ये सब शिकायतें, ये अखबारों में इनका बयान है। और कोर्ट के भी केसेस कुछ हुए, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी आए गलत कामों के जो कर रहे थे कांग्रेसी। तो लॉलेस स्लीजी कैंपेन जैसी अब लड़ रहे हैं, उसी किस्म की कैंपेन तब भी लड़ी। तो ये जब 4 महीने का मैंने देखा, और देखिए 24 को
चुनाव जीतते हैं मुस्लिम वोट्स के साथ। 25 को वो गांधीनगर पहुंचते हैं। 27 को नरेंद्र मोदी को अपना बजट पेश करना है, पहला बजट। उसी दिन गोधरा का कांड होता है। ये जब देखा और जो अखबार कह रहे थे कि कांग्रेस कैंप में भूचाल जैसी हालत है, नरेंद्र मोदी के लिए वर्ल्ड सपोर्ट है मुस्लिम इलाकों में भी, हिंदू में तो करनी जो भी होना ही था सो होना था, जबकि बीजेपी बुरे हाल में थी, तब भी एक अच्छी कैंपेन। तो ये तो साफ हो गया कि दंगों की ज़रूरत नरेंद्र मोदी को नहीं थी, दंगों की ज़रूरत थी तो केवल कांग्रेस पार्टी को। और देखिए, गोधरा कांड में जो पकड़े गए उसमें कुछ आईएसआई के टेरर ग्रुप्स इन्वॉल्व थे और कुछ कांग्रेसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े कांग्रेसी नेता का नाम शामिल हुआ गोधरा के दोषियों में, और कई अब जेल में भी हैं। और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही होगी? गोधरा की ट्रेन साबरमती को जो जलाया कर सेवकों को, ये नानावती कमीशन भी कहती है एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें पाकिस्तान के आईएसआई भी शामिल है और कुछ हमारे अंदरूनी कांग्रेसी भी शामिल हैं। वो किस लिए? एक तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी का प्रशासन हिल जाए, और सुनियोजित इसलिए है कि पहले दिन से तीस्ता सेटल वार्ड रेडी थी खड़ी कैंपेन झूठे प्रचार के लिए। ये सारे एनजीओ पहले दिन से तैयार थे, क्योंकि इन्होंने गोधरा के बारे में भी झूठी कार सेवकों ने लड़की को उठा लिया था, किसी मुसलमान लड़की को उठा लिया था, इसलिए दंगा हुआ, वो ट्रेन जली। सब कमीशंस ने पाया बिल्कुल झूठ, कोई लड़की ऐसी थी नहीं। और रेलवे प्लेटफॉर्म से खचाखच ट्रेन भरी है, कार सेवक अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं, ऐसे में लड़कियां उठाएंगे, वो भी मुसलमान शहर से जहां मुस्लिम बहुत मात्रा में है। प्लेटफॉर्म से कोई लड़की कहाँ गई, कहाँ घसीटी, कहाँ आई, कुछ नहीं पता चला उसका। इस तरह की बातें तीस्ता सेटल वार्ड ने पहले दिन से चलानी शुरू की, और भी मनगढ़ंत कहानियाँ। तो ये जाहिर हुआ कि भड़काया दंगा ताकि वाजपेयी सरकार हिल जाए उस पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई ऐसी बात कर नहीं रहे थे भड़काऊ, पर अब आपने एक दंगा उनके माथे पर फोड़ना है तो आपने उसकी शुरुआत की। दूसरा, अगर आप दंगों की जो चैप्टर्स हैं 2-3 4 मोटी मोटी बातें करके मैं ख़त्म करूँगी बात, ताकि आप सवाल जवाब, बहुत ज़्यादा हो गया। कैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए गोधरा के बाद, ये सही नहीं है, वो भी झूठ। कैसे? वो मैंने तब की वीडियो रिकॉर्डिंग ली, नरेंद्र मोदी की स्पीचेस क्या थी, क्या बोला, और मीडिया ने कितना उसको झूठ। जैसे अमित शाह का बयान कितना तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि बहुत अन्याय किया है मुलायम सिंह सरकार ने दंगा भड़का के, और जो दंगा पीड़ित हैं जो भी गलत काम हो रहे हैं, गलत लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, कोई रिलीफ के नाम पे ना हिंदू ना मुसलमान कोई भी खुश नहीं है। और क्या उन्होंने कहा, अभी बदला लेना है तो हमने तलवार से, लाठी से, बंदूक से नहीं, बदला लेना है सही वोट करके। और इसमें कह रहे हैं कि अमित शाह भड़काऊ हैं, इनको बैन करो यूएन। ये देखिए मीडिया ये फैला रहा है। इसी किस्म से नरेंद्र मोदी की बातों को बहुत तोड़ मरोड़ के, नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से शांति की ज़रूरत है, हमें बदला नहीं लेना है, गोधरा का बदला दंगों से नहीं लिया जा सकता, किसी मासूम का घर जला के हम गोधरा का बदला नहीं ले सकते हैं, सरकार दोषियों को सज़ा देगी। और मैं अपील करता हूँ शांति बनाए रखिए, गुजरात का गौरव बनाए रखिए, ये बोल रहे हैं। और मीडिया ने क्या फैलाया, ये आदमी कह रहा है कि दंगे जायज़ हैं, हिंदू का गुस्सा जायज़ है, ये तो मारेंगे ही, ये भी झूठ। ये सब डे बाय डे की स्पीचेस। दूसरा, दंगों का डे बाय डे अकाउंट मैंने कैसे नरेंद्र मोदी ने हैंडल किए दंगे, ये मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि गुजरात प्रांत
जिसमें कांग्रेस की हुकूमत के तहत सैकड़ों दंगे हुए हैं। हर साल दंगे होते थे। दिवाली, मुहर्रम, ईद, गणेश उत्सव, कोई भी उत्सव हिंदू ना मुसलमान का दंगा मुक्त रहता था। महीनों हफ्तों कर्फ्यू चलता था। केवल 12 साल सिर्फ नरेंद्र मोदी ने दंगा मुक्त नहीं, पहली बार आज़ादी के बाद गुजरात को दंगा मुक्त 12 साल मिले हैं। और उस वक्त भी ये नहीं कि, मैंने सच बताऊं, जब मैं गई थी गुजरात अपना अध्ययन करने, तो मैंने ये सोचा था कि कांग्रेसी नेता तो दंगों से सीखते नहीं हैं। 1984 के दंगे का कितना नुकसान हुआ, फिर भी दंगों की राजनीति चलाते, इनको अकल नहीं आती। तो मैं सोचती थी शायद नरेंद्र मोदी इतने समझदार हैं कि एक दंगा करवा के उनको समझ आ गई ये तो काम ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बंद करवाए। ये मेरा शुरू में मानना था। पर जब मैंने SIT रिपोर्ट का अध्ययन किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन देखी, कैसे दंगों को नरेंद्र मोदी ने हैंडल किया, तो कुछ मुख्य बातें जो मैं आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले दिन ही आर्मी को बुलाया गया। किसी भी चीफ मिनिस्टर को दंगे की राजनीति खेलनी है, वो आर्मी नहीं बुलाएगा तुरंत। दिल्ली में 3-3.5 दिन आर्मी कैंटोनमेंट में बैठी थी, हज़ारों फौजी थे। 3-3.5 दिन आर्मी नहीं बुलाई गई, हज़ारों सिखों का कत्लेआम हुआ। नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही, यहाँ तक, और उनकी खुद की इंटरव्यू भी है और फैक्ट्स भी है। देखिए, आर्मी को बुलाने का काम आप मनगढ़ंत नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड होता है। पहले दिन ही उन्होंने कहा बॉर्डर से किसी तरह से आ जाए। उस वक़्त ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, बॉर्डर से आर्मी आ नहीं सकती थी। बताया गया एयरलिफ्ट करके 28 की रात को 12:30 से फौजें आनी शुरू हो गई अहमदाबाद में। अगले दिन 11 बजे तक डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई। और सबसे मुख्य बात देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस तब रक्षा मंत्री थे NDA सरकार के। 28 की रात को जॉर्ज फर्नांडिस खुद अहमदाबाद आते हैं, गांधीनगर में नरेंद्र मोदी को रात को मिलते हैं। सुबह खुद घूम के आर्मी डिप्लॉयमेंट दिखाते हैं। और आर्मी डिप्लॉयमेंट यानी मैजिस्ट्रेट है, शूट एट साइट ऑफ एट ऑर्डर है, जीपें हैं, मोबाइल फ़ोन है, जो आर्मी को चाहिए वो मिला। जैसे बम्बई में दंगे हुए, जब आर्मी बुलाई पर उनके साथ मैजिस्ट्रेट नहीं दिया। आर्मी गोली नहीं चला सकती, कुछ नहीं कर सकती जब तक साथ में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ना करे। तो आर्मी घूमती रही, पेट्रोल बर्बाद करती रही, कुछ एक्शन नहीं कर पाई। दिल्ली में आई नहीं। असम में इतनी आर्मी वहाँ तो रहती है, 4 दिन बाद आर्मी आई, तब तक 4 लाख लोग बेघर हो गए, कितने गांव के गांव चल गए। नरेंद्र मोदी ने पहले दिन आर्मी बुलाई। ये भी आपको टीस्टा सेटलवाड नहीं बताएंगी कि पहली 3 मौतें हिंदुओं की हुई 28 को। मुसलमानों की नुकसान ज़्यादा हुआ, पर ये नहीं आप कह सकते कि हिंदू मारे नहीं गए। एक तरफी लड़ाई नहीं थी। जैसे 1984 में 3000 सिख दिल्ली में मरे, उनमें एक भी हिंदू को दंगे में नहीं किसी ने मारा, सिर्फ सिख मारे गए। तो एक तरफी, उसको पोग्राम कहते हैं। पर गुजरात में हिंदुओं के भी नुकसान हुआ, हिंदू भी रिलीफ कैंप में थे। मुसलमानों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ हिंदुओं की गिनती में। 50-60 हज़ार गोलियों के राउंड चले। अरेस्टेड में अगर आप फिगर देखें जो मैंने दिए हैं, मेरे ख्याल 60 हज़ार के करीब लोग अरेस्ट हुए। मैं अभी खोल के, इसको ज़रा खोल दीजिए किताब को, मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाऊंगी। बड़ी मात्रा में दंगाई, अगर हिंदू ज़्यादा दंगा उस वक़्त कर रहे थे, मुसलमान माइनॉरिटी में होते हुए, तो अरेस्टेड की संख्या में भी आप देखिए हिंदू ज़्यादा हैं, मरने वालों में, पुलिस की फायरिंग में मरने वालों में ज़्यादा हैं। और मुझे ये खुशी नहीं हो रही है, खुशी की बात नहीं है।
उस वक़्त जो दंगे हुए उसके 3 पहलू हैं। एक पहलू है गोधरा का गुस्सा, बहुत गुस्सा, और लोग भूल गए मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, क्या हूँ, गुस्सा आ गया। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त हाल ही में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत चली हुई थी पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड, और कुछ एक छोटा तबका टेररिज्म में मुस्लिम कम्युनिटी का घुसा हुआ था जिसने मुसलमानों को भी बहुत बर्बाद किया, बदनाम किया। तो एक गुस्सा था वो टेररिज्म के खिलाफ, और क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ जाता है और फिर बदकिस्मती है कि हमारे बेचारे हिंदुस्तान के मुसलमान मासूम भी फंस जाते हैं इस पाकिस्तान की षड्यंत्र की वजह से, हिंदू मुसलमान का गुस्सा बढ़ जाता है। ये इस देश के मुसलमानों की बहुत बदकिस्मती है कि पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों से यहाँ के मुसलमानों की सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बन के खड़ा हो जाता है। तो ये गुस्सा भी था। दूसरा, इसमें दो राय नहीं कि कुछ एक बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के शरारती तबकों ने दंगों का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पर कांग्रेसियों ने भी दंगों में पूरा कोऑपरेशन दिया, लीड किया। जैसे अहमदाबाद के मेयर हिम्मत सिंह पटेल कांग्रेसी, उन्होंने केवल एक मज़ार मुसलमानों की बड़ी हिस्टोरिक, उसको ही तबाह नहीं करवाया, डैमेज नहीं करवाया, साथ में एक मॉस्क को भी, एक मस्जिद को भी साथ में रोड रोलर चढ़ा दिया ताकि उसका निशान न रहे। मुसलमान जब उनसे शिकायत करने गए हिम्मत सिंह पटेल से, कांग्रेसी से, तो कहा कि आपने ये कैसे किया, सिर्फ दंगाइयों ने तो डैमेज किया था, आपने तो रोड रोलर चला दिया हमारी मज़ार पे, हमारी मॉस्क पे, उसका नामो निशान मिटा दिया, अब हमें रिकंस्ट्रक्ट करने दो। तो उन्होंने कहा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दिया। कांग्रेसियों ने पूरी मिली भगत और पूरी तरह से बहुत से शरारती कांग्रेसी, जैसे शरारती वीएचपी, शरारती बजरंग दली, ये सब मिल गए, और बीजेपी के भी लोग मिले, और बाकी गुस्सा जो था जिसमें ना कोई हिंदू रहा ना कोई मुसलमान रहा, सब ने अपना गुस्सा उतारा। जहाँ मुसलमानों का बस चला उन्होंने हिंदुओं पे अटैक किया, जहाँ हिंदुओं का बस चला। परंतु अब नरेंद्र मोदी की भूमिका पे आइए। उस पागलपन के माहौल में यदि कोई अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा तो मैं कहती हूँ वो शख्स था नरेंद्र मोदी। और दिल्ली में वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, इन्होंने बहुत बखूबी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तेज़ी से काम किया, जैसा आर्मी तुरंत आई। एक और बात मज़े की बताऊं, क्योंकि गुजरात में जितनी भी पुलिस थी, अब सिर्फ अहमदाबाद में सिर्फ 6000 पुलिस है, हर जगह पे 10,000 15,000 का मॉब इकट्ठा हो जाए, 5,000, वो थाने का पुलिस वाला कर भी क्या लेगा, लाठी वाला, 2 राइफल है, और यहाँ 10,000 का मॉब है। ऐसे भी बहुत जगह लोग मारे गए क्योंकि पुलिस के पास इतना था भी नहीं, कई जगह पुलिस की बेईमानी भी थी। नरेंद्र मोदी प्रशासन में नए थे, पुलिस पर उतनी पकड़ भी नहीं थी, सरकारी तौर तरीके अब से समझे भी नहीं थे, डेवलपमेंट के काम में लगे रहे थे। एकाएक दंगा उनके ऊपर जब ये उबाल आया, ही वॉज रियली टेकन बाय सरप्राइज। पर बहुत जल्दी उनको समझ आ गई कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे इसको कंट्रोल करना है, तभी आर्मी बुलाई। एक और बात ये बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि पुलिस की सीआरपीएफ लगा दी, जो भी था उस वक़्त वो लगाने के बावजूद भी कमी पड़ रही थी, बहुत जगह हिंसा हो रही थी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगल के कांग्रेसी प्रशासनों को, जिसमें दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अशोक गहलोत थे शायद राजस्थान के, और महाराष्ट्र में विलास राव शायद देशमुख थे उस वक़्त। इन तीनों सरकारों को कहा मुझे एडिशनल फोर्सेस चाहिए। मैं फिर आपसे पूछती हूँ, जिस आदमी ने दंगा भड़काना हो वो कभी कांग्रेस सरकार को कहेगा अपने प्लीज़ थोड़ी और पुलिस भेज दो? नहीं कहेगा, आर्मी नहीं बुलाएगा, डिले करेगा। और दिग्विजय सिंह की सरकार ने
15 दिन बाद जवाब भी दिया, नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई एडिशनल फोर्सेस नहीं है। यही जवाब राजस्थान की सरकार ने कहा, सॉरी हमारे पास नहीं है। थोड़ी बहुत मदद 2-4 दिन की मिली महाराष्ट्र से, पर वो भी थोड़ी मदद। पर दिग्विजय सिंह जो आज 100 गाली सुनाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मैं उनको चैलेंज करके बोलती हूँ, आपने क्यों मना किया था? आपको तुरंत भेजनी चाहिए थी। जवाब देने में 20 दिन लगा दिया आपने, ना कहने में भी। पर एनडीए की सरकार ने आर्मी तुरंत डिप्लॉय की, डिफेंस मिनिस्टर खुद आए, और देखिए जॉर्ज फर्नांडिस हमारे सबसे उम्दा ईमानदार डिफेंस मिनिस्टर्स में से थे। उस वक्त जब अहमदाबाद जल रहा है, गुजरात जल रहा है, वो खुद सड़क पे जा जाके आर्मी की डिप्लॉयमेंट देखी, दंगाग्रस्त इलाकों में गए, और इसी वजह से तहलका का बेईमान स्टिंग करा के जॉर्ज फर्नांडिस को जलील किया, उनको रिज़ाइन करने पे कांग्रेस ने मजबूर किया। और मुझे दुख है कि वाजपेयी सरकार समझ नहीं पाई ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। जॉर्ज फर्नांडिस की 2-3 भूमिकाएं थी। एक, उन्होंने एनडीए को सेक्युलर, जिसको अपने आप को मानते हैं, एक सेक्युलर एलाइज की फौज खड़ी करने में मदद की थी, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस को कोई भी कम्युनल नहीं कह सकता, पर वो वाकई देशभक्त, राष्ट्रभक्त थे। दूसरा, वाजपेयी के संकट मोचन माने जाते थे। कहीं भी समस्या है एलाइज के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस का बहुत भारी भूमिका रहती थी। सबसे पहले गिराने का काम तहलका, जो कि कांग्रेस का उठाया हुआ बेईमान ऑपरेशन है पूरा, ये पूरी मैगजीन, अभी जेल में भुगत रहे हैं ना तरुण तेजपाल गोवा की, सही जगह है। देखो खुदा ने मार मारी, नरेंद्र मोदी ने नहीं, बीजेपी ने नहीं, ऊपर की मार, और इन सबको वैसी मार पड़ने वाली है। और सबसे पहला विक्टिम जॉर्ज फर्नांडिस रहा वाजपेयी सरकार का। उसको डिफेंड भी किसी ने ठीक से नहीं किया, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए। अब आर्मी डिप्लॉयमेंट होती है, और मैंने पूरे दिन का ब्यौरा दिया है इस किताब में, कैसे डिप्लॉयमेंट हुआ। 72 घंटे के अंदर ये दंगा कंट्रोल किया गया। इससे पहले कांग्रेस शासन में या उससे पहले हुकूमतों के दंगे हफ्तों चलते थे, महीनों चलते थे। कैसे उसके बाद से जब 3 मार्च तक अच्छे से कंट्रोल करने की आ गई स्थिति, आए दिन कांग्रेस कोई ना कोई छोटा मोटा फसाद कहीं, ताकि भड़कता रहे, ताकि वाजपेयी सरकार को, असली उस वक्त टारगेट वाजपेयी भी थे, उनको गिराना है कि आप तो फासिस्ट हो, आप तो मुस्लिम विरोधी हो, आप तो ये हो। और सारी एनजीओ की ब्रिगेड खड़ी थी, मीडिया की ब्रिगेड, इनके पेड मीडिया जिसको कहते हैं, जिन्होंने पूरी मदद की। और ये दुर्भाग्य है कि 2004 में ये षड्यंत्र की वजह से वाजपेयी की सरकार गिर भी गई, जिसमें इन टीस्टा सिटलवाड़, तरुण तेजपाल का, तहलका और तरह तरह के जो मेधा पाटकर का जो पीपल्स मूवमेंट कहती हैं, इन सब का बहुत बड़ा हाथ रहा। और उनकी पूरी कहानी मैं अलग से आपको एक किताब में देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये षड्यंत्र की कहानी समझना बहुत ज़रूरी है इस देश को, अगर हमने उन ताकतों से बचना है जो इस देश को तबाही के लिए तुल गए हैं। मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी आगे, पर मैं आपको सिर्फ ये फिगर्स बताती हूँ। नरेंद्र मोदी शांति ला रहे हैं, ये भड़काए जा रहे हैं। अब छोटा सा उदाहरण देती हूँ। नरेंद्र मोदी ने तय किया कि गुजरात को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड के एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के, लाखों स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्ज़ाम में, हिंदू मुसलमान दोनों, दंगे कुछ ही क्षेत्रों में हैं, सारे गुजरात के बच्चे अपना 1 साल ना खो दें, बड़ी उन्होंने कोशिश की। आप मानेंगे, कांग्रेस पार्टी और उनके सपोर्टेड एनजीओज स्टे ऑर्डर ला रहे हैं, इम्तिहान नहीं होने देंगे, बायकॉट करेंगे, मुसलमान बच्चे नहीं जाएंगे। बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है हम दोबारा जो बच्चा नहीं जा पाएगा, हम कैंपों में ट्यूशन दे रहे हैं,
उनको सेफली लेके जाएंगे, हम पूरा इंतज़ाम करेंगे, इनको बच्चों को पूरी मदद हो, पर सारा साल मत तबाह होने दो। पर इन्होंने फसाद जारी रखा। फिर भी उसके बावजूद खुशी की बात है, बायकॉट कॉल कुछ भड़काऊ मुसलमान नेताओं के और टीस्टा सेटलवाड जैसे एनजीओ के 98% मुस्लिम बच्चे फतवों के बावजूद इम्तिहान के लिए गए और बाकी सालों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया मुसलमान बच्चों का, क्योंकि उनके लिए ट्यूशन्स, उनके लिए बाकी भी सारे इंतज़ाम किए गए थे। पर ये ख़त्म ना हो, इसको कैसे चलता रहे, उस दंगे को भुनाते रहो। अब जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं टोटल किलिंग्स का 1 मिनट में। देखिए, टोटल ऑफ 262 हिंदूज एंड 863 मुस्लिम्स की मौत हुई इन दंगों के दौरान। 262 हिंदू मरे और 863 मुसलमान मरे। मुसलमानों की ज़्यादा जाने पर हिंदू भी बचे नहीं रहे। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स फायर्ड बाय द पुलिस, पुलिस की गोलियां कितनी चली? 10,500, ये पहले ही कुछ दिनों में। 15,000 टीयर गैस शेल्स। दूसरा, एक्यूज्ड, कितने एक्यूज्ड? 25,488, 25,486 एक्यूज्ड। उसमें 17,489 हिंदूज एंड 7,997 मुस्लिम्स। इसका क्या मतलब है? अगर गलती दंगाई का काम हिंदू ने भी किया तो नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि पुलिस मत देखो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अक्यूज्ड अरेस्टेड 26,997, ऑफ विच 19,198 वर हिंदूज। और एक बहुत अहम बात मैं बताना चाहती हूँ अपनी बात वाइंड अप करने से पहले। दंगे के पहले दिन से शुरुआत देखो, नरेंद्र मोदी की नीयत पे मुझे क्यों भरोसा एक के बाद एक बात से होने लगा कि एक तो 72 घंटे में पहली बार दंगा कंट्रोल हुआ, उसके बाद 12 साल अक्षरधाम के अटैक के बाद नहीं दंगा होने दिया। सीरियल ब्लास्ट कितने हुए टेररिस्ट के, उसके बाद नहीं दंगा होने दिया। पर सबसे बड़ी देखिए बात, पहले दिन ही नरेंद्र मोदी ने अपनी पुलिस और प्रशासन को ये मैसेज दिया कि गुजरात से 6,000 मुसलमान हज के लिए गए हैं और वो वापस आने का टाइम है उनका। ये इंस्ट्रक्शंस दी पुलिस को कि हर एक मुसलमान को एयरपोर्ट से खुद पिकअप पुलिस ने करना है, सेफली उसके घर तक एस्कॉर्ट करके लेके जाना है। अभी ये बताइए, जो व्यक्ति इतनी दूर की सोचता है कि 4-5 दिन बाद मुसलमान आने वाले हैं, घर तक उन्हें हर एक 6,000 मुसलमान उनमें से 450 जगह से आए थे, सब सेफली अपने घर डोर स्टेप तक पहुंचाए गए। ये अखबारें कहती। अब ऐसे व्यक्ति से कहो कि वो उसने दंगा फसाद किया, उसके बाद कितने जगह में डॉक्यूमेंट वो भी किया है जहां पुलिस ने बचाया सैकड़ों को। मौलाना वस्तनवी का जो मदरसा, 400 बच्चे उसमें फंस गए थे और लग रहा था अटैक होगा। जैसे ही नरेंद्र मोदी को खबर मिली, तुरंत आर्मी पुलिस पहुंची, बचे बच्चे। मौलाना वस्तनवी इसीलिए कहे थे कि नरेंद्र मोदी, और एक छोटी सी तारीफ की थी तो हमारे कांग्रेसियों ने, टीस्टा सेटलवाड ने इतना उनका नाक में दम कर दिया, उनको रिज़ाइन करना पड़ा देवबंद की वाइस चांसलरशिप से। क्यों? क्योंकि उन्हें इतनी सी छोटी सी बात नरेंद्र मोदी की तारीफ में करती थी। इसका मतलब मुसलमान को ये कहने का हक ही नहीं है कि मैं गुजरात में खुश हूँ। आज के दिन मैंने जो इतनी इंटरव्यूज़ की हैं गांव-गांव जाके, मुस्लिम गांव में जाके, जहां भारी मात्रा में मुसलमान बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। उदाहरण देती हूँ, सलाया गांव, 95% ये कोस्टल विलेज है। सलाया गांव 95% मुस्लिम है। वहाँ जब
साल भर पहले की बात है, जब चुनाव हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, 27 में से 27 सीट बीजेपी की जीती, 95% मुस्लिम। और वहाँ के मुसलमानों से जो मेरी इंटरव्यूज़ हैं, मैं बहुत जल्दी YouTube पे डालने वाली हूँ, उसकी कहानी अगली किताब में आएगी। इसी किस्म से अलग अलग भरूच डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जहाँ भी मुस्लिम हैं, सब 3 बातें कहते हैं। एक कि दंगा मुक्त करके मुसलमान को प्रॉस्परस करने का जो अपॉर्चुनिटी पहली बार गुजरात में मिली है, मुस्लिम्स एंटरप्राइज में, किसानी में पूरी तरह से हिंदुओं से बल्कि बेहतरीन हालत में है। मैंने गांव-गांव जाके देखा भी, सुना भी, मुसलमानों की इंटरव्यूज़ भी हैं। कई गाँव में, कई इलाकों में, शहरों में, मुस्लिम मोहल्लों से उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी सब वीडियो रिकॉर्डेड मैं लेके आई हूँ। और एक बात मुसलमान गुजरात में खुलेआम आज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो सबसे अच्छा काम किया, गुजरात की इकोनॉमिक ग्रोथ तो किया, जिसमें हम भी फुल पार्टनर्स हैं, हमें कोटा की कोई ज़रूरत नहीं, फुल पार्टनर्स हैं, हमें कोई स्पेशल कोटा नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की कमी चीज़ की नहीं है आज, अपॉर्चुनिटीज़ की। दूसरा कि कांग्रेस की राजनीति मुस्लिम डॉन्स के ज़रिए चलती थी। मुस्लिम भाई लोग, मुस्लिम माफिया लोग, लतीफ़ भाई, ये भाई, वो भाई, जैसे सोहराबुद्दीन मरा तो कांग्रेस पार्टी ने कितना हो हल्ला मचाया। कांग्रेस पार्टी वकील दे रही है सोहराबुद्दीन की डिफेंस के लिए भी कि नरेंद्र मोदी ने उसको, एक टेररिस्ट तो है, उसके लिए आपका दिल इतना पसीजता है। जम्मू कश्मीर में 110 बच्चे, 114 बच्चे भून दिया आपने, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका गम नहीं है। तो कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू दंगाई तबकों को भी डाउन किया, दूसरी तरफ मुसलमान के माफिया डॉन्स को भी अपनी जगह पे बिठा दिया, या तो वो गुजरात छोड़ के चले गए या जेल में बैठे हैं। इस वजह से आज ना हिंदू मुसलमान से डर रहा है गुजरात का, ना मुसलमान हिंदू से डर रहा है। पहले एक दूसरे के इलाकों में नहीं जाते थे, दिन में भी डरते थे। आज मेरा इस किताब में एक चैप्टर है नाइट लाइफ इन गुजरात। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की कहानी तो बहुत ही खूबसूरत है, जो मेरी अगली किताब में मुस्लिम इलाकों से मैं आपको ला के दूँगी। इसमें भी बहुत 1-2 चैप्टर्स हैं मुस्लिम प्रॉस्पेरिटी के, कि आज सब जगह गुजरात में 9% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 11% पुलिस मुस्लिम पुलिस में है, किसी और स्टेट में इतनी प्रोपोर्शन में नहीं है। सरकारी ओहदों पर, हाई ऑफिसेज में हाईएस्ट प्रोपोर्शन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है, उसके बाद और भी बहुत प्रोग्रेस हुई। एजुकेशन में जिस कदर मुसलमान बढ़ रहा है, जो लड़कियों को स्कूल 11वीं भी नहीं पढ़ाते थे, आज इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ा रहे हैं। पर एक जो चैप्टर है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग पढ़ें, नाइट लाइफ इन गुजरात। एक गुजरात ही ऐसा शहर, ऐसे शहर गुजरात के मैंने देखे जहाँ रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, सुबह 3 बजे आपको मुस्लिम लड़कियाँ स्कूटर पे अकेली जा रही हैं, चहलकदमी हिंदू इलाकों में आइसक्रीम खाने जा रही हैं, चाय कॉफ़ी। वहाँ की नाइट लाइफ गज़ब की है। दिल्ली की नाइट लाइफ क्या होती है? शराब वाली पार्टियाँ। बेंगलोर की नाइट लाइफ भी है, पब में जाके धुत हो जाओ, हाँ, पब वाली होती है। गुजरात की नाइट लाइफ में शराबी नहीं है, शराबीकरण नहीं है, पर सड़कों पे गरीब अमीर सब आते हैं, कुल्फ़ी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, टिकिया खा रहे हैं, भेलपूड़ी खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, या ऐसे ही टहल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ बुर्के वाली औरतें घूम रही हैं, जवान लड़कियां रात को 1 बजे अकेली जा रही है, हिंदू है या मुसलमान है, दोस्तों के साथ चहलकदमी कर रही है, गप मार रही है। ऐसी नाइट लाइफ। और मुसलमान अपने इलाकों से निकल के हिंदू इलाकों में जाके जब घूमने जाते हैं रात को, या अकेली लड़की मुसलमान जाती है, तो आप सोच सकते हैं कैसी सुरक्षा का माहौल आज के गुजरात में है। दिल्ली में तो रात को 8 बजे लड़की घर नहीं आई तो माँ बाप की जान धुक धुक करने लगती है, इतनी असुरक्षा है।
आए दिन लड़कियां अगवा हो रही हैं, गैंगरेप हो रहा है। ये हरकतें नहीं हो रही गुजरात में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, हिंदू और मुसलमान के अलगाव को ख़त्म किया, दोनों को एक दूसरे का जो डर था एक दूसरे के दंगाई तत्वों से उसको ख़त्म किया, और सबके लिए विकास और एजुकेशन, गर्वी गुजरात, ये मॉडल पेश किया, जिसका फ़ायदा मुझे लग रहा है गुजरात को तो हुआ ही है, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, सबको, हर कास्ट को, ट्राइबल एरियाज़ में भी आप जाके देखिए एक नई वाइब्रेंसी कैसे लाए। पर एक सबसे अच्छी बात, हमारा सौभाग्य है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कई लोगों को ये बातें पता चली। मेन स्ट्रीम मीडिया से तो सिर्फ नफ़रत उस आदमी के प्रति, उसको दुष्प्रचार, और आज एक पूरे देश को एक नया डेवलपमेंट मॉडल और एक नया लीडर गुजरात ने प्रदान किया। और आखिरी मेरी यही कंक्लूजन है कि अगर नरेंद्र मोदी सच में इतना खराब इंसान होता, अगर सच में वो दंगा पसंद होता, तो कांग्रेस की उससे खूब पटती। मुलायम सिंह से कितनी अच्छी दोस्ती है, उमर अब्दुल्ला से कितनी अच्छी दोस्ती है, जो सबसे अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, जो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब हों, या समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह हों, या मायावती जी हों, या कोई भी भ्रष्ट है। लालू जी से कितना इश्क है कांग्रेस को, हाँ, कितना बचाते हैं, पूरी सीबीआई, पूरी आईबी, पूरी तंत्र लगा देते उनको बचाने में। अगर नरेंद्र मोदी करप्ट होते, दंगा पसंद होते, मुसलमानों से नफ़रत करने वाले होते, ईसाइयों से नफ़रत करने वाले होते, अगर कॉरपोरेट सेक्टर के बिकाऊ होते, अगर वो नेक नियति से काम न कर रहे होते, तो कांग्रेस ने उन्हें गले से लगाया होता और सोनिया दरबार में उनकी बहुत अहम प्रतिष्ठा होती। क्योंकि वो नेक है, क्योंकि उसने दंगा मुक्त राजनीति पहली बार गुजरात को ही नहीं दी, देश को देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो गुड गवर्नेंस देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो करप्शन को रोकने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसने वो वायदा निभाया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये पहले दिन का नरेंद्र मोदी का वायदा था। उस वायदे का आज नया रूप कि मैं दिल्ली में चौकीदार बन के जाऊंगा, कोई भी गंदा पंजा सरकार की तिजोरी से पैसा ना लूट सके, इसका इंतज़ाम करूंगा, और जनता के हित की सरकार होगी, जनता की सेवा करने वाली सरकार, हम सेवक बन के जाएंगे। ये सब है, इसलिए कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रहा, इसलिए इतनी फौज खड़ी की एनजीओज़ की। सारे एनजीओज़ के खिलाफ दो बातें कॉमन है उनकी, सब कांग्रेस के उठाए हुए और सब फॉरेन फंडेड। अमेरिका से फोर्ड फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, ये अमेरिका के फंडेड, यूरोपियन एजेंसीज के फंडेड, इनमें से कोई भी देश के पैसे से चला नहीं सकता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, टी स्टार सेटलवाड हो, सब फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं और कांग्रेस से मिली भगत से काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा देश के अंदर का षड्यंत्र तो है ही है, ये माफिया राजनीति, इसमें इंटरनेशनल भी षड्यंत्र शामिल है। और अगर वो नेक इंसान न होता तो इतना षड्यंत्र करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप ही मारा जाता, अपनी मौत मारा जाता। ये 12 साल में इतने प्रयास के बावजूद एक एफआईआर भी नहीं दर्ज करा पाई। हर लेवल पे सीता ने भी एक अग्नि परीक्षा दी, नरेंद्र मोदी ने तो इतनी अग्नि परीक्षा, 12 साल 365 दिन उस आदमी ने अग्नि परीक्षा दी हैं, और फिर भी he has come out unscathed and really I feel fortunate। मैं अपना बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे खुदा ने कैसे अकल दी कि प्रोपेगेंडा, इतना दुष्प्रचार होने के बावजूद, मेरे तो सारे दोस्त, मेरे सारे कॉलीग्स उसके दुश्मन हैं, उसके बावजूद मुझे ये खुदा ने अकल दी कि जाओ खुद देख के आओ।
और फिर इतनी हिम्मत दी कि इतनी गाली खाने के बावजूद, इतना मेरे खिलाफ भी कीचड़ उछालने के बावजूद, देखिए आप लोगों में तो बात करना आसान है, दिल्ली में बाकी मीडिया का जो माहौल है, जहाँ भी लेफ़्ट और कांग्रेस का इन्फ्लुएंस है, वहाँ तो इतना गाली मुझे भी खानी पड़ रही है। और मैं खुदा से इस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी हिम्मत दी कि खड़े होके खुले मन से गाली खाने के बावजूद भी सच को सच कहने की मुझे ताकत दी। थैंक यू।